पैमाने पर खड़ा है, जहां दो पावर्स आमने सामने आ चुकी हैं। ये पूरे रीजन के लिए अब तक का खतरनाक तरीन लम्हा माना जा रहा है। दोनों पावर्स जो पिछले 45 सालों से इनडायरेक्टली लड़ती आई हैं, अब फेस टू फेस आ चुकी हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करने पर जवाब दिया है कि हिसाब तो जरूर देना होगा। इजरायली मिलिट्री ने भी कहा है कि ईरान को पलटकर जवाब जरूर दिया जाएगा। हमला कब, कहां और किस लेवल का होगा, ये फैसला अब इजरायली गवर्नमेंट करेगी। पिछली बार जब अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर पहला डायरेक्ट हमला किया था, तो उस वक्त अमेरिका ने इजराइल को खामोश रहने का मशवरा दिया था, लेकिन इस बार वो खामोशी नहीं है जैसी पिछली बार थी। इस बार इजराइल का आयरन डोम काफी हद तक फेल होता दिखाई दिया, लेकिन आखिर करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी ऐसा हो कैसे गया। इजराइल का आयरन डोम एक एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और आर्टिलरी शेल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव और एक्यूरेट माना जाता है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है, मतलब ये सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स में से बहुत हाई परसेंटेज को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। आयरन डोम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन से रॉकेट्स पॉपुलेटेड एरियाज या इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ उन्हीं रॉकेट्स को टारगेट किया जाता है ताकि रिसोर्सेज सेव किए जा सकें। लेकिन फिलहाल इस आयरन डोम की कमजोरी ये है कि ये एक साथ 80 मिसाइल्स को ही रोक सकता है, और तभी ईरान ने कैलकुलेट करने के बाद आयरन डोम की कैपेबिलिटी से 2 टाइम्स ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च किए। इजराइल की हिस्ट्री में देखा जाए तो कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं मिलता जिस पर उन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब ना दिया हो। इसीलिए ऐसा लगता है कि इस बार भी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। इवन अप्रैल के अटैक्स के जवाब में भी इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्फहान की एयर बेस पर मिसाइल अटैक किया था, लेकिन वो ईरान के 170 ड्रोन्स और 30 क्रूज मिसाइल्स के जवाब में इतना छोटा था कि मीडिया पर इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई दिनों तक पता ही नहीं था कि ये हमला इजराइल ने किया है या किसी और ने। करंट सिनेरियो में इजरायली प्लानर्स ये बहस कर रहे होंगे कि ईरान पर कब और कहां नहीं बल्कि कितना सख्त वार करना है। देखा जाए तो इजराइल के पास 3 टारगेट्स मौजूद हैं। पहला है कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक, जिसमें ईरान की उन साइट्स को टारगेट किया जा सकता है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हुए थे। वो लॉन्च पैड्स भी हो सकते हैं और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी, और ये भी मुमकिन है कि इजराइल पर हमला प्लान करने वाले किसी हाई ऑफिशियल को मरवा दिया जाए। दूसरा टारगेट है इकोनॉमी, यानी कि वो टारगेट्स जिनसे ईरान की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो। इन टारगेट्स में ईरान की ऑयल फील्ड्स भी हो सकती हैं, पेट्रोकेमिकल या पावर प्लांट्स भी, या फिर शिपिंग पोर्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इजराइल के लिए इतना अच्छा टारगेट नहीं है, क्योंकि इससे ईरान की सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान होगा, और क्योंकि ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स से इजराइल की सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया था, तो शायद इजराइल भी सिविलियन आबादी पर हमला ना करे। और आखिर में है तीसरा और सबसे खतरनाक टारगेट, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से अमेरिका ने पिछले कई सालों से ईरान पर सैंक्शंस लगा रखी हैं। ऑफिशियली अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन इस पर तेजी से काम जरूर चल रहा है। नेचुरली यूरेनियम में एक खास आइसोटोप जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, उसकी क्वांटिटी सिर्फ 0.7% होती है। इस आइसोटोप को U-235 कहते हैं। 0.7% न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काफी नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि U-35 की क्वांटिटी कम से कम 20% हो। ये क्वांटिटी बढ़ाने के प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। अमेरिका, इजराइल और कई मुल्कों का मानना है कि ईरान अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज में यूरेनियम को एनरिच कर रहा है, और वो अपने मकसद को पूरा करने के काफी करीब भी है, जिसके बाद वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाएगा। उनका मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो फिर वो दुनिया से अपनी मर्जी के फैसले भी करवाएगा। इजराइल इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी टारगेट कर सकता है जहां ईरान कई सालों से यूरेनियम की एनरिचमेंट पर काम कर रहा है। ईरान के शहर नातांज में उनका सबसे बड़ा एनरिचमेंट प्लांट है। ये फैसिलिटी पहले भी कई बार सैंक्शंस और इंस्पेक्शंस का शिकार रही है।
دوسری فیسلٹی جو سب سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتی ہے وہ یہاں فورڈو ولیج کے قریب پہاڑوں کے اندر کھدائی کر کے بنائی گئی ہے، جس کا مین مقصد فیسلٹی کو ایئر اسٹرائک سے بچانا ہے۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ ایران میں اور بھی کئی نیوکلیئر سائٹس ہیں جو اسرائیل کے نشانے پر ہو سکتی ہیں۔ ایران پر حملہ کرنا شاید اسرائیل کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملہ کر کے انہوں نے بیروت میں حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ اور تہران میں حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ کی موت کا بدلہ لے لیا ہے، یعنی اب حساب برابر ہو چکا ہے۔ ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پیزشکیان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا ہے یہ ہماری صلاحیت کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اگر اسرائیل کی زائونسٹ رجیم نے ہمیں جواب دینے کی کوشش بھی کی تو پھر ایران ان کنونشنل طریقوں پر اتر آئے گا۔ دیکھا جائے تو ایران کی ملٹری اور ایئر فورس دونوں اسرائیل سے کافی کمزور ہیں، اور ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسرائیل کے میزائلز کو روک سکے۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ ایران کئی سالوں سے انٹرنیشنل سینکشنز فیس کر رہا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو انٹرنیشنل سینکشنز کسی بھی ملک کو پنش کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ ایران کے پاس پوری دنیا کے آئل ریزروز کا آلموسٹ 10% حصہ ہے، جو اس کو 4th پوزیشن پہ کھڑا کرتا ہے، لیکن سینکشنز لگنے کی وجہ سے یہ اپنا آئل صرف لمیٹڈ کنٹریز کو ہی بیچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل بینکنگ ٹرانزیکشنز سوئفٹ سسٹم کے ذریعے ہوتی ہیں، اور اس سوئفٹ سسٹم میں سے بھی ایران کو نکالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پیسے بھیجنا بہت مشکل ہے۔ ان تمام ریسٹرکشنز کی وجہ سے ایران کی آرمی اس قابل نہیں ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے، اور نہ ہی ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی موئس اتنی اسٹرانگ ہے کہ اسرائیل میں کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن پلان کر سکے، جیسے اسرائیل کی موساد نے لبنان میں پیجر اٹیک کیا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران بالکل کھوکھلا ہے۔ ان کے پاس بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز کی ان گنت کوانٹٹی موجود ہے، یعنی اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران کے پاس صرف 3 ہی آپشنز بچتے ہیں۔ ایک تو ہیں پروکسیز، یعنی لیبنان میں حزب اللہ اور یمن میں ہوتیز، جو آلریڈی اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہے ہیں۔ دوسرا آپشن ہے ایران کے بیلسٹک میزائلز، جو ہو سکتا ہے اس بار ایران اسرائیل کی لوکل پاپولیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لانچ کرے۔ اور تیسرا آپشن ایسا ہے جو اگر ایران نے استعمال کیا تو نہ صرف اسرائیل بلکہ دنیا کی بہت ساری کنٹریز افیکٹ ہو سکتی ہیں، اور یہی آپشن اسرائیل اور امریکہ کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تو پھر ہم ان کنٹریز کو بھی نقصان پہنچائیں گے جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں۔ وہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ ایران کی IRGC نیوی جو پرشین گلف میں اپنا ہولڈ جمائے بیٹھی ہے، بے شک ان کے پاس چھوٹی ہی صحیح لیکن میزائل اٹیک کرنے والی شپس کا بہت بڑا گروپ ہے۔ یہ شپس ڈائریکٹلی امریکہ کے سپورٹرز بحرین یا سعودی عرب پر حملہ نہیں کر سکتی، کیونکہ امریکہ نے اس خطرے کو نظر میں رکھتے ہوئے پہلے سے ہی بحرین میں اپنی نیوی کی 5th فلیٹ وارشپ رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ایران کی شپس اسٹریٹ آف ہارموز پر آسانی سے مائنز ڈپلوائے کر سکتی ہیں، اور یہی خطرہ اسرائیل اور امریکہ کو کھائے جا رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کرنے سے پورا پرشین گلف بلاک ہو جائے گا، جہاں سے دنیا کی 20% آئل سپلائی گزرتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے کا نقصان پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے کا ایک اور خطرہ بھی ہے۔ مان لیں کہ اگر اسرائیل، امریکہ اور اس کے الائز نے چاروں طرف سے ایران پر حملہ کر دیا اور اس کی ریٹیلیٹ کرنے کی ساری پاسبلٹیز کو رد کر دیا، تو پھر شروع ہوگی کھلم کھلا جنگ، اور پھر یہ جنگ عام جنگوں سے کافی بڑے پیمانے پر ہوگی۔ اب اس میں رشیا کو بھی کودنا پڑے گا اور چائنا کو بھی، کیونکہ یہ دونوں کنٹریز ایران کی اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ رشیا کی بات کی جائے تو سیریا میں ایران اور رشیا دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے امریکہ کے خلاف ڈائریکٹلی رشیا جنگ نہ لڑے، لیکن یہ ایران کو ویپنز فراہم کر سکتا ہے۔ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لیول پہ بھی ایران کو سپورٹ کرے گا۔ اسی طرح چائنا بھی ایران کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن ڈائریکٹلی ملٹری سپورٹ چائنا بھی نہیں دے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ چائنا ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے اس سے آئل خرید سکتا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے اور USA پر پریشر بھی ڈال سکتا ہے۔
नॉर्थ कोरिया भी ईरान का इनडायरेक्ट अलाई है जो छुप कर ईरान को वेपन्स में सपोर्ट कर सकता है। तो अब हमारा मेन सवाल कि क्या इस कंडीशन में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने के चांसेस हैं या नहीं। वर्ल्ड वॉर ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें दुनिया की बड़ी पावर्स जैसा कि यूएसए, रशिया, यूरोप और चाइना आपस में लड़ पड़े अपने अपने अलाइज समेत। लेकिन ईरान पर हमला करने की सूरत में ऐसा होना काफी मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी कई ऐसे केसेस देखे गए जिसमें एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को सिर्फ सपोर्ट किया लेकिन फिर भी वो वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए। आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की असैसिनेशन के बाद ऑस्ट्रिया हंगेरी ने सर्बिया पर हमला किया। इस जंग में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट किया तो रशिया ने सर्बिया को। ऐसे करते करते फ्रांस और ब्रिटेन भी इस जंग में शामिल हो गए क्योंकि वो उस वक्त रशिया के अलाइज थे। इस तरह अलायंसेस के थ्रू वॉर का स्कोप बढ़ता चला गया और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। ऐसी ही एग्जांपल्स हमें वर्ल्ड वॉर 2 में भी मिलती हैं। जब जर्मनी ने यूरोप के मुल्कों पर हमले किए तो इटली ने उसकी मदद की। इस सपोर्ट की वजह से अलाइड पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ने इटली को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। बेशक उस वक्त तक इटली ने खुद कोई हमला नहीं किया था। जंग की सिचुएशन में कोई नहीं देखता कि अगले ने हमले की शुरुआत की है या नहीं। जैसे अभी इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका दूर दूर से ही इजराइल की मदद कर रहा है, इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 में भी पहले अमेरिका खुद को जंग से अलग रखकर अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाह रहा था। लेकिन फिर एक वाकया हुआ जिसकी वजह से अमेरिका ना चाहते हुए भी जंग में कूद पड़ा। ये जापान का पर्ल हार्बर अटैक था जिस पर ज़ेम टीवी की ये डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान पर अगर इजराइल ने बड़ा हमला किया तो इन दोनों मुल्कों की फुल फ्लेज वॉर शुरू हो सकती है और अगर इस जंग में अमेरिका ने शिरकत की तो फिर जंग पूरे रीजन में फैल सकती है और चांसेस हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो जाए। लेकिन ये सिर्फ अजम्पशंस हैं, ऐसा होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।